साथियों नमस्कार। प्रैक्टिस कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण की। फ्रांस के क्रांति में जो बौद्धिक कारण है के बौद्धिक कारण की चर्चा करेंगे। बौद्धिक कारण में सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ये बौद्धिक कारण होता क्या है। इसमें तमाम प्रकार के लेखक आएंगे, विचारक आएंगे, उनकी रचनाएं आएंगी और उसी के थ्रू ये फ्रांस की क्रांति जो होने वाली है उसको उकसाएंगे। क्योंकि जो साहित्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह जो लेख लिखेगा, लोगों को बताएगा, उनमें चेतना का संचार करेगा, उसी हिसाब से लोग क्रांति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो नाम है वो मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू को पढ़ने से पहले हम ये ध्यान दें कि मॉन्टेस्क्यू ने दो रचनाएं की हैं। एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, आप नोट करते हुए चलेंगे। और एक रचना है उसका नाम है पर्सियन लेटर्स। पर्सियन लेटर्स फारस और इराक को वहाँ की व्यवस्था के आधार पर लिखी गई है। फारस को आज के तत्कालीन संदर्भ में हम ईरान से चर्चा करते हैं और जो इराक है वो आप देश जानते ही हैं। पर्सियन लेटर्स व्यंग्यात्मक भाषा में है। अब मैं यहाँ पर द स्पिरिट ऑफ लॉज की बात करता हूँ। पहला मॉन्टेस्क्यू की मैं बात करूँगा। मॉन्टेस्क्यू और इसकी फेमस रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में वह कानून की बात करेगा, वह किसी प्रकार के राजतंत्र की बात नहीं करेगा। इसने इंग्लैंड में कुछ वर्ष बिताए थे, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड में कुछ समय व्यतीत करता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में कुछ समय व्यतीत करता है। और ये जो क्रांति हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की जो क्रांति हो रही है वो 1789 में हो रही है और 1688 ईस्वी में ही इंग्लैंड में, जहां पर यह अपना कुछ समय व्यतीत किया है, उस इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता का एक प्रकार से रोल है। वहां पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं इस हिसाब से बनी हैं कि वो लोगों की मांगों को उठा रही हैं। यहाँ पर लोगों की मांगों को नहीं उठाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1789 का ये जो फ्रांसीसी समाज है, ये क्रांति यहाँ पे जो हो रही है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि सभा नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन 1688 लगभग 100 वर्ष पूर्व ही इंग्लैंड में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जहां पर जनता शासन में पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ के नियम कानून जनता के हित में हैं। और इसने इंग्लैंड में, मैंने बताया, कुछ समय बिताए थे। तो जब इंग्लैंड में समय बिताया उसने, तो वहां की शासन पद्धति से यह प्रभावित हुआ और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना की है इसने। आप किताब में से ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ते चलिए। इसमें फ्रांसीसी राजनीतिक जो समाज है उसकी कड़ी आलोचना करता है। कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू करता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज इसकी पुस्तक है। इसने दैवी सिद्धांत को नकार दिया। इसने क्या किया? राजा के दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राजा के दैवी सिद्धांत को नकारा। दैवी सिद्धांत, लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूं, उस सिद्धांत को नकार दिया। फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना की है इसने। फ्रांसीसी संस्थाओं की कड़ी आलोचना की है। किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने की।
ध्यान से देखिएगा। पर्शियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ द लॉज उसकी किताब है। इसने इंग्लैंड में कुछ समय बिताए थे, जिससे वहाँ की शासन पद्धति से काफ़ी प्रभावित था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दैवी सिद्धांत को नकारता है। फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की वो कड़ी आलोचना करता है, क्योंकि उस समाज में किसी भी प्रकार से लोगों के हितों के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। वह संवैधानिक राजतंत्र की बात करेगा। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? जिसमें कानून हो। संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? एक पॉइंट इसमें आप लिखिएगा, ये संवैधानिक राजतंत्र है। 1688 ईस्वी में ही संवैधानिक राजतंत्र वो देख लेता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कुछ वर्ष बिताने के कारण ही वह इंग्लैंड की शासन पद्धति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ब्रिटेन में जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे प्रतिनिधि हम लोग चुन करके भेजते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, हम क्या भेजते हैं? जनता के प्रतिनिधि। तो हमारे विधायक क्या हैं? विधायक और ये सांसद, ये क्या हैं? ये हमारे प्रतिनिधि तो ही हैं। हम क्या हैं? हम जनता हैं। तो हमारे विधायक और सांसद क्या हो गए? हमारे प्रतिनिधि हो गए। तो 1688 ईस्वी में जिस ब्रिटेन की समाज की बात की जा रही है, वहां पर जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? जब जनता के प्रतिनिधि का शासन यह देखता है, तो ये कहता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत उखाड़ करके फेंको, राजा देवता होता कुछ नहीं है। और जो कह रहे हैं कि मैं ही राज्य हूं, ये एकदम फोकट वाली बात है। और यह शक्ति के पृथक्करण की बात करता है। कौन? मॉन्टेस्क्यू शक्ति के पृथक्करण की बात करता है। मॉन्टेस्क्यू शक्ति के पृथक्करण की बात करता है। ध्यान देते हुए चलिएगा, शक्ति के पृथक्करण की बात करता है। कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू करता है। शक्ति के पृथक्करण का बात इसलिए करेगा, लुई 14वां कहता है मैं ही राज्य हूं। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारे हमारे अंदर समाहित हैं। शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है? विधायिका कानूनों का निर्माण करता है। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों का निर्माण करना इसका काम है। इसका, विधायिका का। कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका इसे लागू करेगी। कार्यपालिका इसे लागू करेगी। लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। विधायिका कानूनों का निर्माण करेगा, कार्यपालिका इसको लागू करेगा और न्यायपालिका इस कानून की समीक्षा करेगा कि ये चीजें कहाँ तक, समीक्षा करना या जांच करना, या कह सकते हो जांच करना यह कानून कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक मानवीय दृष्टिकोण से यह उचित है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच न्यायपालिका करेगी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू क्या करता है? शक्ति के पृथक्करण की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शक्ति के पृथक्करण की बात करेगा। लुई 14वां कह रहा है मैं ही राज्य हूं, मेरे अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन ये कह रहा है न, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति अगर एक में आएगी तो वह उसमें निरंकुशता आएगा। इसलिए मॉन्टेस्क्यू शक्ति के पृथक्करण की बात करता है। विधायिका को अलग, कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका को अलग। कानूनों का निर्माण विधायिका करती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है या जांच करती है। जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब शक्ति के पृथक्करण की बात की जाएगी, जब शक्तियों के पृथक्करण की बात की जाएगी तो निरंकुश शासन नहीं होगा। और जब तक शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा तब तक निरंकुश शासन का अंत नहीं होगा। ये मॉन्टेस्क्यू कहता है। ये मॉन्टेस्क्यू कहता है। जब तक शक्तियों का पृथक्करण, आप नोट करते हुए चलिएगा, नहीं किया जाएगा
तब तक निरंकुशता समाप्त नहीं हो सकती। मैंने 2-2, 3-3 बार करके आपको ये पॉइंट समझा दिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। मॉन्टेस्क्यू अब खत्म हो गए। अब हम दूसरे विचारक की चर्चा करते हैं। अब आएंगे वॉल्टेयर। एक प्रकार के व्यंग्यकर्मी थे। व्यंग्यात्मक लेखन इन्होंने लिखा, जो लेखन किया इन्होंने। हालांकि इन्होंने बहुत ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जिससे बहुत योगदान हो फ्रांसीसी बौद्धिक क्रांति जब हम पढ़ रहे हैं वॉल्टेयर का, लेकिन इन्होंने चर्च की बड़ी आलोचना की है। सबसे मुख्य पॉइंट इसका है कि इन्होंने चर्च की आलोचना की। लेटर्स ऑन इंग्लिश इनकी किताब है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, और एक रचना है इडिपस। 2 रचनाओं के कारण ये जाने जाते हैं। और यह विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है। वॉल्टेयर किसकी बात करेगा? विचारों की स्वतंत्रता की बात करेगा। विचारों की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? विचारों की स्वतंत्रता की बात वॉल्टेयर करता है। कौन करता है विचारों की स्वतंत्रता की बात? वॉल्टेयर करता है। जब विचारों की स्वतंत्रता की बात वॉल्टेयर कर रहा है तो यह जनतंत्र में विश्वास रखेगा। यह जनतंत्र में विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? यह जनतंत्र में विश्वास नहीं करता है। यह जनतंत्र में, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जनतंत्र में विश्वास नहीं करता है ये। हाँ, ये चर्च का जो रोल है उसको ये समाप्त करना चाहता है। चर्च को ये बहुत दूसरे निगाह से देखता है। चर्च से चिढ़ा हुआ आदमी है ये। आपकी किताब में लिखा हुआ है, चर्च से चिढ़ा हुआ आदमी है। चर्च को यह देखना नहीं चाहता है। वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक के निरंकुश शासन को एक आदर्श मानता है। आप नोट कर लीजिएगा, आपकी किताब से ही पूरा हूबहू पॉइंट मैं बोल रहा हूं। वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक के निरंकुश शासन को एक आदर्श मानता है और मानता था। फिर भी उसने तत्कालीन समाज में या उस समय समाज जो चर्च था उसके विरुद्ध रचनाएं की है। वह प्रसा के निरंकुश शासक फ्रेडरिक को एक आदर्श मानता है, लेकिन फिर भी उसने तत्कालीन जो समाज था उसके खिलाफ उसने कुछ रचनाएं की हैं। ठीक है। लेटर्स ऑन इंग्लिश और इडिपस विचारों की स्वतंत्रता की बात करेगा, जनतंत्र में विश्वास नहीं करता है, चर्च को समाप्त करने की बात करता है, चर्च से चिढ़ा हुआ व्यक्ति है। एक एक पॉइंट नोट करते हुए अगर आप चलेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं रूसो की। अब हम बात रूसो की करते हैं। रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूसो। जब हम रूसो को पढ़ते हैं तो इनकी एक रचना हमें तुरंत ध्यान में आती है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो पुरातन व्यवस्था को तहस नहस करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। आपकी किताब में लिखा गया है कि रूसो पुरातन व्यवस्था की, यहीं से शुरू करिएगा, पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ाई। पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ाई यानी जो पुरानी व्यवस्था है उसके खिलाफ कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है? रूसो।
इसने सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भर दी थी। सर्वसाधारण के मन में, सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भर दी। किसने? रूसो ने। किसने भरा? रूसो ने। इसकी रचना क्या है? इसकी रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में बताया है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा था, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था, किसी प्रकार के किसी के हित ऐसे नहीं थे, बहुत प्रभावित हो रहे थे। रूसो क्या कहता है अपनी पुस्तक में कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत अच्छा था। प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता जो प्रस्तुत किया इसने, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। और ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सबसे अच्छा था। यानी ये प्राकृतिक अवस्था में वापस लौटने की बात करता है। ये कहेगा बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। इसकी बात कौन करेगा? प्राकृतिक अवस्था की बात कौन करेगा? रूसो करेगा। प्रकृति की ओर लौटने की बात कौन करेगा? रूसो करेगा। रूसो बहुत बड़ा कार्य इसने किया है। इसने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा होता है और संस्थाएं उसको दूषित करती हैं। यह आपकी किताब में लिखा गया है। संस्थाएं क्या करती हैं? संस्थाएं उस व्यक्ति को दूषित करती हैं। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में सबसे अच्छा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य सबसे अच्छा होता है तो रूसो बात करेगा प्रकृति की ओर लौट जाओ, यानी जहां दोष हो वहां मत जाओ, प्रकृति की ओर लौट जाओ। इसकी बात कौन करेगा? रूसो करेगा। ठीक है, इसकी बात रूसो करेगा। रूसो इन संस्थाओं को बहुत अच्छा नहीं मानता था। जो राजनीतिक संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, उन संस्थाओं को रूसो अच्छा नहीं मानता है। और जनता ही सर्वोपरि है। वह मानता है कि जनता ही सर्वोपरि है। कौन मानता है? रूसो मानता है। रूसो कहता है जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। जनता को सर्वोपरि मानता है। जनता को सर्वोपरि मानता है। कौन? रूसो। जनता को सर्वोपरि मानता है। इसको नोट करते हुए चलिएगा। प्रकृति की ओर लौटने की बात करेगा। जनता को सर्वोपरि मानता है। कौन? जनता को सर्वोपरि रूसो मानता है। यहां तक हुआ। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो मेरा ध्यान उसी तरफ बार बार जा रहा है। अकेले वीडियो बनाने में ही सब समस्याएं होती हैं। रूसो पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ाई, सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भर दी, सामाजिक समझौता यानी का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अच्छा है तो इसीलिए वह प्रकृति की ओर लौटता है। वो कहता है कि जो संस्थाएं हैं आधुनिक समाज की, आज की वर्तमान संस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये दूषित करती हैं। किनको? मनुष्यों को। जनता को सर्वोपरि मानता है। कौन मानता है? रूसो मानता है जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। किसमें निहित है? जनता की इच्छा में निहित है। प्रकृति की ओर लौटने की बात करा। और सामान्य इच्छा क्या है?
सामान्य इच्छा, जनता की इच्छा मतलब सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा। अब ये सामान्य इच्छा है किसकी? यह सामान्य इच्छा है किसकी? बहुसंख्यक की जो मांगे हैं, जो बहुसंख्यक चाह रहा है, उनकी जो इच्छा है वही सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा का मतलब जो बहुसंख्यक की इच्छा है, बहुसंख्यक की जो इच्छा है वही सामान्य इच्छा है। बहुसंख्यक की इच्छा ही ये सामान्य इच्छा है। अभी जो बहुसंख्यक की इच्छा है, सामान्य इच्छा है, यही सामान्य इच्छा का इसका सिद्धांत होता है। तो पहला सिद्धांत सामाजिक समझौता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत यहाँ पे आ गया वो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। मैं आशा करता हूँ कि मैं बार बार इसको कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एक बार में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर एक बार फिट हो गई आपके मन में तो निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य इच्छा बहुसंख्यक की जो इच्छा है, बहुत जनता जिसको चाह रही है वो जिसकी इच्छा है, और उसमें प्रकृति की ओर लौटने की बात हो जाएगी। पहले वाले में सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा इसी ने दी है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा, सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा इसी ने दी है। किसने? आपके रूसो ने। लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले रूसो ने ही दी है। बाद में चल करके अब्राहम लिंकन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जो हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा पढ़ते हैं वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा वैसे वास्तव में है नहीं। वो कहाँ से लिया गया है? वो रूसो से लिया गया है। सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा या लोकतंत्र की बात किसने किया है? रूसो करता है। उसके बाद अब्राहम लिंकन इस बात को बताते हैं कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होने वाला एक शासन है। ये बात की परिभाषा दी है। ये कौन है अब्राहम लिंकन? ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति की चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। सामाजिक सामान्य इच्छा समझ में आया, लोकतंत्र समझ में आया आपको, ये यहाँ तक चीजें स्पष्ट हुई। और जो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन चीजें आई हैं, इसके मूल में कौन है? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इसके मूल में रूसो ही है। रूसो ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसकी बात कौन करता है? इसकी बात रूसो करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी बात रूसो करता है। और रूसो राजा को समाप्त करना चाह रहा है। यह राजा को समाप्त करना चाहता है। राजा को समाप्त करना चाह रहा है। जहां राजा समाप्त हो जाएगा, इसका जो अधिनायकत्व है ये समाप्त होगा, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो इसकी परिकल्पना है ये वास्तविक रूप में चरितार्थ हो जाएगी। ये धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करता है, यह लोकतंत्र की बात करता है। मैंने कहा कि लोकतंत्र की बात करेगा, और जहां लोकतंत्र होगा वहां धर्मनिरपेक्षता, ये धर्मनिरपेक्षता की भी बात करता है। धर्मनिरपेक्षता की भी बात की है इसने। आप लिख लीजिएगा कि रूसो पुरातन व्यवस्था की धज्जी उड़ाई है, सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भरी है, सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था में लौटने की बात करती है। एक दयानंद सरस्वती हैं, वो वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं। और सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा इसने दी है। बाद में चल करके अब्राहम लिंकन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला रूसो ही है। राजा को समाप्त करना चाह रहा है, जिससे लोग आपस में बहुत अच्छे ढंग से रह सकें। धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ये सारी चीजें आप रूसो में पढ़े हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा। और एक चीज इसमें जो थोड़ा सा मुश्किल है
कि रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का मतलब सबकी इच्छा, ये बहुसंख्यक की बात करेगा जिसमें सबके हित हों, वो सामान्य इच्छा की इसीलिए बात करता है। वह लोकतंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम इसने दी है। तो जो सामान्य इच्छा है, सबकी इच्छा क्या है? लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, अगला नाम दिदेरो, अगला नाम है दिदेरो। दिदेरो दिदेरो वैसे तो बहुत अपने लेखन के लिए बहुत अलग से जाना जाता है। अलग से हमारे कहने का मतलब है, इसका एक रचना है, एक है थियोसॉफिकल थॉट और एक है विश्वकोश। तो विश्वकोश में वो किसकी बात करता है? विश्वकोश में उस समय के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, तत्कालीन समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग, उनकी रचनाओं को इसमें संकलित किया गया है। उनकी रचनाओं को संकलित किया गया है किसमें? विश्वकोश में। और उसकी एक और रचना है, उसको कहते हैं थियोसॉफिकल थॉट। यह चर्च के राज्य की समाप्ति की बात करता है। यह चर्च के राज्य की समाप्ति की बात करता है। चर्च का जो राज्य है उसकी समाप्ति की बात करता है। समाप्ति की बात करता है। कौन करता है? दिदेरो। और ये विश्वकोश जो है, इसमें उस समय का जो समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने जो लिखा, उसमें इनको रखा गया है। चर्च का जो राज्य है उसकी समाप्ति की बात करता है और कई लेख लिखता है चर्च के बारे में। कई लेख लिखा। जब कई लेख लिखा, प्रकाशित हुआ, तो चर्च जो है पूरी तरीके से घबरा जाता है। तो इसने कई लेख लिखा और इस लेख में इसने उस समय के, इसने भी कई लेख लिखा और जो फ्रांसीसी समाज के, उसकी सरकार के जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, उसने जो विश्वकोश में अपनी रचनाएं लिखी और ये जब प्रकाशित हुई तो इससे फ्रांसीसी सरकार घबरा गई। फ्रांसीसी सरकार घबरा गई। और यह क्या करता है? यह चूंकि उस समय के जो योग्यतम व्यक्ति थे वही इसमें लिखते थे, तो इन्होंने नए विचार दिए। इन्होंने जो लिखा, नए विचार दिए, और जब नए विचार दिए तो जो पुरातन विचार थे वो खत्म हुए, या पुराने विचारों का कोई आधार ही नहीं रह गया। यानी पुराने विचार जो हैं वो निर्बल बन गए, कमजोर पड़ गए। किसके खिलाफ? नए विचार के खिलाफ। पुरातन विचार खत्म हो गए। तो दिदेरो में इतना ही आप जानेंगे। और इसकी रचनाओं से जितने लोगों ने लिखे, तो पूरा समस्त जो यूरोप था, समस्त यूरोप इससे प्रभावित हुआ। समस्त यूरोप इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, समस्त यूरोप प्रभावित हुआ और धीरे धीरे क्रांति का जो रास्ता है वो तैयार हुआ। अगला एक अर्थशास्त्री को हम ध्यान देते हैं, इसमें एक आ जाते हैं अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है क्विंसने। क्विंसने ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुमोदन किया।
मुक्त व्यापार की नीति का अनुमोदन किया। अनुमोदन मतलब या सिफारिश किया, अनुमोदन या सिफारिश, जो भी आपको समझना है, सिफारिश किया, उसकी वकालत करता है, उसका समर्थन करता है। अनुमोदन का मतलब उसका सिफारिश करता है, उसका समर्थन करता है, जो भी समझ में आए। ये बौद्धिक कारण थे जो मैंने आपको चर्चा किया। इसकी मैं बहुत जल्दी से ही 2 मिनट के अंदर पूरा समरी आपको बताता हूँ। पहला नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने पर्सियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखे। इसने इंग्लैंड में कुछ वर्ष बिताए थे, जिससे वहाँ के शासन पद्धति से प्रभावित हुआ यह, और द स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने दैवी सिद्धांत को नकार दिया, क्योंकि 1688 में जिस समाज में वह रह करके आया है उस समाज में प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं 1688 से ही इंग्लैंड में, और वह वहाँ से सीख करके आया है। वह फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना करता है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वह संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के पृथक्करण की बात करता है। यानी उसका जो सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत है शक्ति का पृथक्करण, यानी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, और जब तक शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तब तक निरंकुश शासन का अंत नहीं हो पाएगा। ये कौन कहता है? ये मॉन्टेस्क्यू कहता है। उसके बाद वॉल्टेयर आते हैं। वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन द इंग्लिश और इडिपस लिखा। इसका सिद्धांत क्या है? विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। वह प्रसा के राजा फेडरिक के निरंकुश शासन को एक आदर्श मानता है, फिर भी उसने तत्कालीन समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसके विरुद्ध रचनाएं की। यह जनतंत्र में विश्वास नहीं करता है, यह चर्च से काफ़ी चिढ़ा हुआ व्यक्ति है, यह व्यंग्यकार है। कौन? वॉल्टेयर। इसकी मैंने चर्चा की। और अगला नाम आता है रूसो का। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की। पुरातन व्यवस्था की इसने धज्जी उड़ाई, उसकी अवहेलना की। सर्वसाधारण के मन में सबसे पहले क्रांति की बात करने वाला रूसो है। रूसो मैंने बताया कि यह प्राकृतिक अवस्था की तरफ लौटने की बात करता है, ये प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और इस अवस्था में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम प्रकृति की तरफ लौटें, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में एक समाज सुधारक हुए। उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात की, पुरातन व्यवस्था की तरफ लौटने की बात की, और यह सामान्य इच्छा की बात करता है। राज्य के कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी इच्छा होनी चाहिए, यानी सामान्य इच्छा, और सामान्य इच्छा जो होगी वो बहुसंख्यक की इच्छा होगी। सामान्य इच्छा बहुसंख्यक की इच्छा होगी, और बहुसंख्यक की इच्छा ही सामान्य इच्छा कही जाएगी। ये कौन बात करता है? ये रूसो बात करता है। सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है? सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा रूसो ने दी है, और उसी को मॉडिफाई किया है अब्राहम लिंकन ने। और उसके बाद इसने जो फ्रांसीसी क्रांति का एक नारा है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उसको किसने दिया है? उसको दिया रूसो ने। और ये तमाम प्रकार की जो उस समय की संस्थाएं हैं उसको खत्म करने की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वह राज्य के शासन के समाप्ति की बात करता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। डिडेरो अगला नाम है, थियोसॉफिकल थॉट। और विश्वकोश में फ्रांसीसी सरकार के जो उस समय के बुद्धिमान लोग थे वो लिखते थे। ये चर्च के शासन की समाप्ति की बात करता है, कि चर्च का जो राज्य है उसका जो शासन है उसके समाप्ति की बात करता है। तर्क के आधार पर उसने कई लेख लिखे। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसने उस समय के योग्यतम व्यक्तियों की रचनाएं थी, तो जब योग्य व्यक्ति लिखेंगे तो समाज पूरी तरीके से झकझोर उसमें आएगा, परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से फ्रांस की सरकार घबरा जाती है और समस्त यूरोप प्रभावित होता है। नए विचारों ने पुरातन विचारों को खत्म करता है, नए विचारों ने पुरातन विचारों को निर्बल बनाया। फ्रांसीसी सरकार के बारे में इसने लिखा, और इससे सारे यूरोप प्रभावित हुआ। उसके बाद अर्थशास्त्री आते हैं, क्वेंस ने, इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का अनुमोदन किया। मैं आशा करता हूँ इस खास सेगमेंट में आपको बहुत सारा लाभ जरूर प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।